जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 5वें चैप्टर से हमारे पास एक इंतहाई अहम और आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को पढ़ना है, मतलब कि एड्स को देखना है, या इसी टॉपिक को एक और नाम दिया जाता है लाइफ साइकिल ऑफ एड्स वायरस। अब ये जो एड्स है ये क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, मतलब कि ऐसी बीमारी जिसके अंदर जो मरीज़ होता है उसका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सारी की सारी बीमारियां उसको लाहक हो जाती हैं और वो जो मरीज़ होता है वो मर जाता है। इस बीमारी को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एड्स का। अब ये जो एड्स है इसको डॉक्टर ऑफ फिजिशन, मतलब कि मेडिसन के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसको 1980 के अंदर यंग मेल्स के अंदर इसको मतलब कि रिपोर्ट किया, इसको देखा, इसको चेक किया। इसके बाद अगर हम देखें सिम्टम्स की, सेवियर नमूनिया हो सकता है, रेयर वास्कुलर कैंसर हो सकता है, सडन वेट लॉस हो सकता है, स्वोलन ऑफ लेम्फ नोड्स, मतलब कि जो लेम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर सूजन हो जाती है। उसके बाद लॉस ऑफ इम्यूनिटी, के जो इम्यूनिटी है उसका भी लॉस हो सकता है। ये सारी की सारी अलामात किस चीज़ की हैं? एड्स की हैं। अब अगर हम एड्स और HIV, मतलब कि एड्स और उसके वायरस की बात करें, उसकी डिस्कवरी की बात करें, तो एड्स को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था 1980 में यंग मेल्स के अंदर। अब जितने भी पेशेंट थे वो होमोसेक्सुअल थे, एक जैसे सेक्सुअल थे, मतलब कि वो मेल थे, और कुछ जो थे वो क्या थे? नॉन होमोसेक्सुअल थे। अब नॉन होमोसेक्सुअल के अंदर ये बीमारी जो फैली वो किस वजह से फैली थी? ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि ब्लड की मुंतकिली की वजह से जो है ये बीमारी फैली थी किस चीज़ के अंदर? नॉन होमोसेक्सुअल के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें कि 1984 के अंदर कॉजिटिव एजेंट, मतलब कि इस बीमारी को जो पैदा करने वाला जरासीम है या जो एजेंट है उसको देखा गया। कहाँ पे देखा गया? रिसर्च टीम, मतलब कि पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA, इन दोनों इंस्टीट्यूट ने, एक इंस्टीट्यूट फ्रांस में है और दूसरा इंस्टीट्यूट जो है वो अमेरिका में है, इन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया, किस चीज़ को मतलब कि देखा, आइडेंटिफाई किया, उसकी शनाख्त की 1984 में, जो उस एजेंट की जो एड्स का सबब बनता था। इसके बाद 1986 में इसको नाम दे दिया गया उस वायरस को, उस एजेंट को, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का, जिसको हम सिंपली HIV भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखें, इसका फैलाव देखें, तो मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय, जो ज़्यादातर सेल जो है वो HIV की वजह से इन्फेक्टेड होता है, वो कौन सा सेल है? हेल्पर T लिम्फोसाइट है। अब ये जो हेल्पर T लिम्फोसाइट है वह इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। अब जब हेल्पर T लिम्फोसाइट के ऊपर ये वायरस जो है अटैक करता है तो इस हेल्पर T लिम्फोसाइट की तादाद में कमी आती है। अब ये जो हेल्पर T लिम्फोसाइट की तादाद में कमी आती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? फेलियर हो जाता है, नाकाम हो जाता है। अब जिसकी वजह से वो जो मरीज़ है उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो नाकाम हो चुका है, तो उसके बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो ससेप्टिबल हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से सारी की सारी बीमारियां उसके अंदर मुंतकिल हो सकती हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो HIV वायरस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट खासियत देखें, होस्ट स्पेसिफिसिटी, मतलब कि होस्ट के लिहाज से, या ये जो होस्ट के लिहाज से मखसूस होते हैं कि नहीं, इस चीज़ को हमने देखना है। अब ये जो हमारे पास आजकल की रिसर्च है उसने ये देखा है कि HIV जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है, अपनी तादाद में इजाफा कर सकता है मंकी के अंदर, लेकिन वहाँ पे बीमारी का सबब नहीं बनता। इसके साथ साथ इंसानों में भी ये बीमारी का सबब बनता है, उसके अंदर तादाद में जो है इजाफा कर सकता है। इसी वजह से कहते हैं ये जो है होस्ट स्पेसिफिक नहीं है। अगर सिर्फ एक इंसान के अंदर फैलता तो होस्ट स्पेसिफिक था, अब ये इंसान के अंदर भी फैलता है, मंकी के अंदर भी फैलता है, इसी वजह से ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं है। अब अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें कि ये फैलता कैसे है, सेक्सुअल कंटैक्ट की मदद से फैलता है, कंटैक्ट विद ब्लड, मतलब कि जो इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं
या जो मरीज़ है उसका ब्लड होता है, उनके साथ कंटेक्ट करने की वजह से जो भी ये बीमारी एक से दूसरे में फैल सकती है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, जब अगर किसी माँ को जो है ये एड्स है और उसने अपने बच्चे को दूध दिया है तो उसके दूध की वजह से बच्चे में भी ये बीमारी जो है मुंतकिल हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, सेक्सुअल कंटैक्ट या जो HIV है उसके साथ डायरेक्ट कंटैक्ट से अवॉइड किया जाए। उसके बाद इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, मतलब कि कॉमन सिरिंजेस जो हैं उनके इस्तेमाल से भी मतलब कि रोकना चाहिए। उसके साथ स्टीराइल सिरिंजेस, मतलब कि जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हों, वो चाहे सिरिंजेस हों, नीडल्स हों या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हों, जो मतलब कि दूसरे लोगों को, एड्स वाले लोगों को के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, वो दूसरों के अंदर इस्तेमाल करने से भी उनको रोका जाए। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है हम एड्स से बच सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, कि HIV वायरस के ख़िलाफ़ AZT वैक्सीन जो है वो बनाई गई है। उसके बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल सप्लाई जो है इंसान के अंदर स्टार्ट कर दी गई 2001 में। किस मुल्क में? साउथ अफ्रीका में। ये हमारे पास जो है इसकी खसूसियात हैं। इसके बाद अगर हम इसके लाइफ साइकिल के स्ट्रक्चर को देखें, सिर्फ यही स्केच, ये जो डायग्राम है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है कि एड्स वायरस या HIV वायरस का जो लाइफ साइकिल है उसको ड्रा करें और लेबल करें। सिंपल, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेल आपको ये नज़र आ रहा है, ये हेल्पर T लिम्फोसाइट है। मतलब कि ये जो सेल है वो कौन सा है? हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल है। अगर हम इस सेल को नाम दें तो ये कौन सा होगा? T लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट। और ये जो T लिम्फोसाइट है, इसकी जो दीवार है, मेम्ब्रेन है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? सेल मेम्ब्रेन का। अब ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर स्पेसिफिक साइट मौजूद होती है, ख़ास जगह मौजूद होती है, जिसको हम CD4 रिसेप्टर साइट कहते हैं। अब इसी CD4 रिसेप्टर साइट के ऊपर ही ये HIV वायरस आकर अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के बाद इसके अंदर दाखिल कर दिया जाता है। अब अगर हम देखें कि ये जो वायरस है इसके पार्ट की बात करें तो ये जो आपके पास चीज़ नज़र आ रही है इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। इसकी दीवार को हम इन्वेलप बोलते हैं। इसके अंदर RNA मौजूद है। इसके अंदर जो है ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ये एंजाइम हैं, इनको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। अब होता क्या है कि जब ये वायरस इस पर अटैच होगा तो अटैच होने के बाद अपना जो RNA है इसके अंदर दाखिल कर देता है। अब RNA जब इसके अंदर दाखिल करेगा तो ये इसके साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब इस RNA में से एक RNA को स्ट्रैंड को डिग्रेड किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसका कोई काम नहीं है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जिसकी वजह से एक बचेगा। अब एक को किस चीज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? टेम्पलेट के तौर पर, सांचे के तौर पर, और इसी से एक और स्ट्रैंड बनाते हैं। अब आप देख सकते हो RNA से DNA को बनाया जा रहा है। मतलब कि एक स्टैंड RNA का है और दूसरा स्टैंड जो बना है वो DNA का है। RNA से DNA का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि DNA से RNA को बनाने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहाँ पे RNA से DNA को बनाया गया है, रिवर्स प्रोसेस है। इसी वजह से ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टैंड RNA का है, दूसरा स्टैंड DNA का है। इसी वजह से इसको हम RNA DNA हाइब्रिड बोलते हैं। अब इसमें से जो दूसरा एक RNA स्टैंड बचा हुआ था इसको फिर डिग्रेड किया जाएगा। फिर जो स्टैंड बचेगा वो किस चीज़ का है? DNA का स्टैंड है। अब ये जो हमारे पास DNA का स्टैंड है फिर इसको टेम्पलेट के तौर पर लिया जाता है, सांचे के तौर पर लिया जाता है। इससे फिर क्या बनाया जाता है? DNA को बनाया जाता है। DNA से DNA के स्टैंड को बनाया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रेप्लिकेशन का। अब जब ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाता है, क्योंकि DNA हमेशा डबल स्टैंड में पाया जाता है, तो ये DNA दाखिल कर दिया जाएगा इस होस्ट मतलब T लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर। अब जब T लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर ये DNA दाखिल कर देंगे, वायरल DNA दाखिल कर देंगे, तो इसमें पहले से इसका DNA पड़ा हुआ है। ये DNA इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। इस कंडीशन में ये चीज़ क्या कहलाएगी? प्रोवायरस कहलाएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें ये जो हमारे पास DNA है, DNA से फिर RNA को बनाया जाएगा। अब DNA से RNA को बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, सॉरी क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो RNA बन जाता है। अब RNA जब बन जाता है
तो आरएनए के बाद इस आरएनए से ट्रांसलेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन को बनाई जाती है। अब ये जो प्रोटीन बन रही है, अब ये प्रोटीन किस चीज़ की बनेगी? वायरस की, डीएनए की, न्यूक्लियस की या इस होस्ट सेल की नहीं बनेगी, क्योंकि इसका जो वायरल डीएनए है वो जाकर न्यूक्लियस के डीएनए को पकड़ लेता है, उससे कहता है कि अपना काम ना कर, मेरा काम कर, मेरे काम को आगे लेकर जा, मेरा ही आरएनए तैयार कर। इसी वजह से जो वायरस है, वायरस का आरएनए बन जाता है। अब जब ये चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं तो यहाँ से फिर से कैप्सिड बनवाए जाते हैं। अब ये जो हमारे पास आरएनए है, इसको अंदर दाखिल कर दिया जाता है कैप्सिड के अंदर। यहाँ पे फिर से एंजाइम अटैच करवा दिए जाते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से बड बनती है। बड बनने के बाद यहाँ से जो है वायरस बन जाता है। अब आप देख सकते हो इस लाइफ साइकिल को हम क्या नाम देते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ HIV। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग, कि हमारे पास जो वायरियन है, जो HIV है, वो इंटर हो जाता है होस्ट सेल में और इनकोटेड मतलब कि अपनी दीवार जो है वो तोड़ देता है और दाखिल हो जाता है किस चीज़ के अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जब साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल होता है, उसके बाद एक और प्रोसेस इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो वायरल आरएनए को टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करता है और डीएनए के स्ट्रैंड को बना देता है। उसके बाद डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो फिर से दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड को बना देता है, जिसकी वजह से कंप्लीट जो है डीएनए का मतलब कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है तो इसको दाखिल कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर? होस्ट सेल के न्यूक्लियस में। अब जब होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि एक तो वायरल डीएनए, दूसरा उस होस्ट सेल का डीएनए आपस में मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? प्रोवायरस का नाम देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से जो डीएनए बना है उसकी क्या कर दी जाती है? ट्रांसलेशन कर दी जाती है और यहाँ से प्रोटीन को तैयार कराया जाता है, मतलब कि वायरल आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब ये इसके अंदर जो वायरस का डीएनए था उसने क्या किया? यहाँ से आरएनए को बना दिया। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, जिसकी वजह से वायरल आरएनए बन जाता है। जब वायरल आरएनए बनता है तो वहाँ से फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन को बनाया जाता है। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं, स्टेप को नाम देते हैं वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो स्टेप आता है उसका नाम है असेंबली एंड रिलीज़। मतलब कि जो हमारे पास जहाँ पे आरएनए था उसके गिर्द कैप्सिड बनता है। कैप्सिड के बाद जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर अटैच हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या हो जाते हैं? बडेड ऑफ हो जाते हैं। अब जब ये बडेड ऑफ हो जाते हैं तो इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारे पास नए वायरसेस बन जाते हैं। इस कंडीशन को या इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV या लाइफ साइकिल ऑफ एड्स वायरस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।